दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक खबर बड़ी तेजी के साथ में चल रही है कि नेपाल की एक लड़की जिसका नाम महालक्ष्मी है, किसी ने उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को उसी के फ्रिज में रख दिया। जब उसकी बदबू फैलती है, लगभग 15-20 दिन का समय जब बीत जाता है, बदबू फैलती है तो आसपास के लोग देखते हैं कि ये बदबू कहां से आ रही है। जब उसके बारे में पता किया जाता है तो जो खुलासा होता है बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला है। आखिर में दोस्तों, उस लड़की को, जो नेपाल की लड़की थी, किसने मारा, क्यों मारा, आइए इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। और हाँ, ये कि ये जो घटना हुई है ये कोई नई घटना नहीं है, इससे पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं और ऐसी होती रहेंगी। शासन प्रशासन कोई भी ऐसी घटनाओं को होने से रोक नहीं सकता है। वो इसलिए क्योंकि लोग अनजान व्यक्तियों पे भरोसा करते हैं, हद से ज्यादा, अपने परिवार से ज्यादा अनजान लोगों पे भरोसा करते हैं, जिनके बारे में कुछ नहीं पता होता। सिर्फ वही व्यक्ति बता दे कि मैं फला इंसान हूं, फला जगह के रहने वाला हूं, भरोसा कर लेते हैं लोग। जबकि हम सभी से ये अपील करते हैं कि भाई, कोई भी नया आदमी है, उसके बारे में पहले अच्छे से जांच पड़ताल करो कि वो इंसान कहाँ का है, कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसका उठना बैठना किन लोगों के साथ में है। अगर ये सब चीजें पता नहीं करोगे तो ऐसा होता ही रहेगा, क्योंकि ये कांड कोई दुश्मन नहीं करता है। ये कांड जो लगा कि बॉडी को काट के 75 टुकड़े कर दिए, 80 टुकड़े कर दिए, बैग में भर दिए, फ्रिज में भर दिए, ये काम वही करते हैं जिन पे लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जिनको अपना समझते हैं। तो आइए इस घटना के बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर में लड़की कौन थी, क्यों इसको मारा गया। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है नेपाल से और खत्म हो जाती है इंडिया में। नेपाल का एक लड़का जिसका नाम हेमंत राज होता है, वो इंडिया में काफी समय से काम करता है मोबाइल शॉप पे। 2019 में इस हेमंत राज की शादी हो जाती है एक महालक्ष्मी नाम की लड़की से। और जब शादी हो गई तो भाई, ये बात आम है कि पति जहां पे कमाता होता है वहां पे अपनी पत्नी को ले जाता है। हेमंत राज अपनी पत्नी महालक्ष्मी को अपने साथ इंडिया में ले आता है। हेमंत राज इंडिया के कर्नाटक के बेंगलुरु जिले में रहता था। अब हेमंत राज भी कमाता है और उसकी पत्नी महालक्ष्मी, वो भी एक मलेश्वर नामी ग्रामी जो मॉल होता है उसमें वो काम करने लगती है। पति पत्नी दोनों कमाने लगते हैं। जिंदगी इनकी बहुत अच्छी चल रही होती है। 20 बीता 21 बीता, इनकी एक बेटी भी हो जाती है। किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। धीरे धीरे दोस्तों, और भी जो इनके घर परिवार के लोग हैं वो भी इंडिया में आ जाते हैं, वो भी काम करने लगते हैं। सब लोग अपना अलग अलग मकान ले लेते हैं, कमरा ले लेते हैं। ये कहीं और जगह पर रहते हैं, इनके घर परिवार के लोग कहीं और रहते हैं। यहां तक कि जो महालक्ष्मी थी, उसकी माँ और बहन भी आ जाती, वो भी इनके आसपास ही रहने लगती। दोस्तों, ऐसे करते करते इनका समय बीतता जाता है, लेकिन इनकी जिंदगी में इनके समय ने कब करमट बदल दी इसका अंदाजा भी इनको नहीं लगा। जो महालक्ष्मी थी, बड़े अच्छे से अपने पति और अपनी बेटी का देख रेख करती थी। उसका एक अशरफ नाम के व्यक्ति से रिश्ता बन जाता, रिलेशन बन जाता है। और रिलेशन ऐसा बना, प्यार परवान चढ़ने लगा। अब महालक्ष्मी को ना अपना पति अच्छा लगे, ना अपनी बेटी अच्छी लगे। अब भाई, ये बातें ऐसा तो नहीं कि भाई कभी खुलेंगी नहीं। जब ये बात हेमंत राज को पता चलती है, हेमंत राज इसका विरोध करते हैं। कहते हैं कि ऐसा क्यों, और हर आदमी विरोध करेगा जिसकी पत्नी ऐसा काम करेगी। जिसके चलते इनके बीच में लगभग 1 साल तक ऐसी लड़ाई झगड़ा होता रहा। कोई नतीजा नहीं निकला। महालक्ष्मी उस अशरफ को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। पति लगातार इसका विरोध कर रहा है। दोस्तों, ऐसे करते करते सन 23 तक तो इन्होंने अपने रिश्ते को बचा के रखा, लेकिन इसके बाद दोनों ने ये फैसला कर लिया कि अब हमको अलग रहना है। और ये अलग रहने भी लगे। महालक्ष्मी ने अपनी बेटी तक पे तरस नहीं खाया, अपनी बेटी को अपने पति के पास में छोड़ दिया और इसकी माँ और बहन जहां पे रहती थी वहां पे रहने लगी आके। और इस महालक्ष्मी का बराबर बात करना, प्रेम प्रसंग में रहना अशरफ के साथ में चलता रहा। दोस्तों, कुछ दिन तक तो ये महालक्ष्मी अपने माँ के पास, बहन के पास में रही। इसके बाद में
एक वहीं पे कॉलोनी है, ब्याली कवल कॉलोनी। वहीं पे एक जगह का नाम है 6 क्रॉस पाइपलाइन। वहां पे एक रूम लेती है, और रूम ये महालक्ष्मी ऐसे घर में लेती है जिस घर में कोई नहीं रहता है। वो 3 मंजिल का मकान मालिक उसमें नहीं रहता है। ये सबसे ऊपर वाले यानी कि 3rd फ्लोर पे रूम लेती है और वहीं पे रहने लगती है। वहीं से वो उस मॉल में काम करने के लिए चली जाती, सुबह 7 बजे चली जाती और रात को 9 बजे लौटती। और आप सभी लोग जानते हैं कि शहर में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, कि कोई कहीं भी आए कहीं भी जाए, इससे क्या लेना देना। दोस्तों, महालक्ष्मी का ये क्रम चलता रहा। अपनी बेटी को भी छोड़ दिया, पति को भी छोड़ दिया, और अशरफ से बराबर इसका मिलना जुलना चलता रहा। क्या होता है दोस्तों, 2 सितंबर से महालक्ष्मी का फोन बंद आने लगा। घर वाले संपर्क करने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन महालक्ष्मी से कोई संपर्क नहीं। महालक्ष्मी का फोन स्विच ऑफ बोलता है। घर वाले परेशान होते हैं। अब ये सोचते हैं कि हो सकता है कि किसी कारणवश खराब हो गया हो। वो चिंता तो करते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। ऐसे करते करते लगभग 17, 18, 19, 20 इतना समय दोस्तों बीत गया। तभी क्या होता है कि जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में वो महालक्ष्मी रहती थी, उस मोहल्ले में धीरे धीरे बदबू आने लगती है। अब मोहल्ले के लोग परेशान कि आखिर में बदबू कहां से आ रही है, और एक दूसरे से पूछते हैं। वैसे किसी को मतलब नहीं होता है सिटी में कि कोई किससे बात करे, लेकिन एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई ये बदबू कहां से आ रही, किसी को अंदाज नहीं लगता है। फिर ऐसे करते करते 1-2 दिन का जैसे समय बीतता है, वैसे ये बदबू और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। दोस्तों, 21 सितंबर का दिन था। क्या होता है कि मोहल्ले वाले ये सोचते हैं कि ये मकान जो बंद है, वहां जो लड़की डेली आती जाती थी, वो अब कहां है। पहले तो इन्होंने सोचा कि भाई ताला बंद है, हो सकता है कि वो अपने घर पे चली गई हो। लेकिन जब ये देखते हैं और वहां पे पहुंचते हैं, तो उनको अंदाज लगता है कि बदबू यहीं से ज्यादा आ रही है। वो क्या करते हैं, मकान मालिक से संपर्क करते हैं कि आपके मकान से बदबू आ रही है, जिससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही। भाई मकान मालिक आनन फानन में वहां पे पहुंचता है, तो देखता है कि सच में भाई बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। जैसे ही गेट खोला, वैसे देखा कि भाई मारे बदबू के दिमाग खराब, जबकि अभी उस कमरे तक नहीं पहुंचे हैं जहां पे कांड हुआ, जहां से बदबू आ रही। मालिक को एहसास हो जाता है कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है। मालिक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पे पहुंच जाती है डॉग स्क्वाड के साथ में, लोग भी साथ में। क्या होता है कि मालिक ने क्या किया कि उसके नंबर पे फोन किया, महालक्ष्मी के नंबर पे फोन किया। पहले महालक्ष्मी का फोन स्विच ऑफ, तो और भी ज्यादा टेंशन होती है कि सच में कोई कांड तो नहीं हो गया। फिर मालिक ने क्या किया कि भाई जब इस कमरे में वो लड़की रहने के लिए आई थी, तो भाई एक रसीद बनी कि फला फला डेट से फला फला इंसान यहाँ पे रहता है, उसकी रसीद बनी थी। रसीद में 2 नंबर और लिखवाए थे। ये लिखा जाता, शहरों में ऐसा होता है, जिसमें उसने माँ और बहन का नंबर लिखवाया था। अब ये नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा महालक्ष्मी का, तो मकान मालिक ने माँ के पास फोन किया और ये सूचना दी कि ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बदबू आ रही और महालक्ष्मी का फोन भी बंद है, जल्दी से आ जाओ। तो माँ तो वहां पहले से ही परेशान थी, क्योंकि वो 20 दिन से लगातार फोन कर रही है, बेटी से बात नहीं हो पाई। माँ दौड़ी दौड़ी आ जाती है। दोस्तों, पुलिस भी आ जाती, माँ भी। जैसे जैसे दरवाजा के पास में पहुंचते जाते, इतनी बदबू कि लोग परेशान। जैसे ही दोस्तों उस कमरे के नजदीक पहुंचते हैं सभी लोग, जहां पे महालक्ष्मी रहती थी, तो देखते हैं कि कमरे के अंदर से कीड़े आ रहे हैं बाहर, दरवाजे के नीचे से। जैसे ही दरवाजा खोला, इतनी बदबू, क्योंकि उसमें इतनी गैस भर चुकी थी 20 दिन में, इतनी बदबू कि लोग बेहोश होने लगे। जो महालक्ष्मी की माँ थी, वो गस खा के गिर पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, तो देखते हैं कि इतने सारे कीड़े कमरे में, और कुछ कीड़े फ्रिज की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, फ्रिज खोला जाता है। जैसे ही फ्रिज खोला, जिसने भी उस फ्रिज को देखा, वो गस खा के वहीं पे गिर पड़ा। इतनी बदबू, और देखा कि उसने महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े, और फ्रिज में कहीं पे सर कटा हुआ रखा है, कहीं पे पैर कटा हुआ रखा है, इतनी बुरी तरीके से सड़ा हुआ है, इतने कीड़े उसमें पड़े हुए हैं कि देखने वाले परेशान हो जाते, भाग खड़े होते। जैसे तैसे उन टुकड़ों को भाई निकाला जाता है वहां से और भेजा जाता है पोस्टमार्टम के लिए।
दोस्तों जिसने भी वहां पे ये मंजर देखा उनकी रूह कांप गई। अब सबसे बड़ी समस्या कि ये किया किसने है, तो भाई बस एक फोन ही सहारा होता है। फोन से ही पता लगाया जा सकता है कि कातिल कौन है। देखा कि महालक्ष्मी का फोन वहीं बेड पे पड़ा है, लगा दिया नंबर सर्विलांस पे सीडीआर निकालने के लिए, तो पता चलता है कि हाँ एक असरफ नाम के व्यक्ति से इसकी लगातार बात होती है। असरफ नाम के व्यक्ति को बुलाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन उसकी बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि इसने कुछ किया होगा। अब पुलिस को शक होता है कि कहीं पति ने तो ऐसा नहीं किया। पति को भी भैया खींचा जाता है, लेकिन पति से भी कुछ ऐसा नहीं मिला सुनने को जिससे पुलिस को शक होता। अब पुलिस हैरान कि आखिर में अब कौन है इसके पीछे। एक नंबर और निकलता है जिससे लगातार इसका संपर्क रहा, बात हुई इससे। वो नंबर लोकेशन दे रहा है भुवनेश्वर की। दोस्तों पुलिस उस नंबर के पीछे पड़ गई, कातिल वही है। पुलिस ने कातिल को ढूंढ लिया अपने तरीके से, लेकिन अभी तक उसका नाम उजागर नहीं किया। वो इसलिए कातिल को पकड़ने में फिर परेशानी हो जाएगी। वही नंबर अलग अलग जगह की लोकेशन दे रहा है भुवनेश्वर में, क्योंकि वो छुपता हुआ घूम रहा है कि कहीं हम पकड़ में ना आ जाए। और ये मामला प्रेम प्रसंग का है, तो ये बस 1 और 2 दिन में सामने आ जाएगा कि कातिल ने किस लिए कत्ल किया। मामला तो प्रेम प्रसंग का है, लेकिन कत्ल उसने क्यों किया, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से उसने कत्ल कर दिया। वैसे जो इन रास्तों पे चलते हैं ना, उनके लिए एक ना सही दूसरा सही। मान लीजिए असरफ के साथ में उसका रिश्ता था, लेकिन हो सकता है कि उसी बीच में जब वो अकेले रहती थी उससे भी हो गया हो, जिसका लोकेशन भुवनेश्वर में मिल रहा है। फिलहाल दोस्तों बस 1 ही 2 दिन की बात है, बहुत जल्दी उसका नाम सामने आने वाला है और बहुत जल्दी ये पता चलने वाला है कि उसने क्यों मारा। हम आपके सामने वीडियो जरूर लेके आएंगे। तो भाई सभी से मेरा ये कहना है कि भाई देखो, वैसे आप सभी लोगों को ये दुखद घटना लग रही हो, लेकिन मुझे दुखद घटना बिल्कुल भी नहीं लग रही, और मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है इस बात का कि कातिल ने उसकी ये दशा करी है, क्योंकि इस दशा के पीछे वो लोग खुद जिम्मेदार होते हैं जिनके टुकड़े होते हैं। आपने श्रद्धा केस तो देखा ही होगा। श्रद्धा ने अपने माँ बाप को धोखा दिया, माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी, और जिसके साथ भाग गई उसी ने छोटे छोटे टुकड़े किए। तो ये तो होना ही है। अरे जब इसकी बच्ची थी, एक पति थे, तो इसको गैर मर्द की जरूरत क्यों पड़ गई। उन पे इसको भरोसा, अपने पति पे भरोसा नहीं है। औरतें ऐसा क्यों करती हैं। चलो शादी से पहले कोई गलत काम कर लिया, कदम बहक गए तो चलो समझ में भी आता है, लेकिन एक बच्चा भी हो उसके बावजूद भी इनके समझ में कुछ नहीं आता, इनको दिखाई नहीं देता है, तो इनके साथ में तो ऐसा होना ही है। तो सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज्यादातर अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करिए। माँ बाप, भाई बहन और पति के साथ ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। छोटी मोटी बातों पे अपने रिश्तों को मत तोड़िए। जो लोग ये सोचते हैं कि अकेले रह लेंगे तो जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी, जिंदगी नरक बन जाएगी, क्योंकि यहाँ भूखे भेड़िया घूम रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे जैसे कोई जानकारी मुझे मिलेगी हम तुरंत आपको बताएंगे। फिलहाल किसी कारणवश ये मेरा वीडियो थोड़ा लेट हो गया, वरना हम जैसे ही कोई भी घटना होती है तुरंत आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और इस घटना को सुना के कोई ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं कि भाई आप लोग विचलित हो जाओ, परेशान हो जाओ, बल्कि हम इसलिए सुनाते हैं कि हर कदम सोच समझ के रखना, किसी पे भरोसा मत करना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।